टॉक्स। ऐसा बोला जाता है इन आवर चेंजिंग वर्ल्ड नथिंग चेंजेस मोर देन ज्योग्राफी। आज हम बात करेंगे भूमिका सैनी मैम से। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच। मैम का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ। एक्चुअली मैम की जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है वो बहुत ही मतलब है ना, उसकी लंबी लिस्ट है। मैं कुछ चीज़ें आपको सिर्फ शॉर्ट में उसमें से कुछ चीज़ें बता दूँ। मैम का जो ग्रेजुएशन हुआ वो NIT जयपुर से हुआ है, वहाँ पे मैम गोल्ड मेडलिस्ट थी। देन सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से मैम ने LLB किया है, उसमें भी मैम जो है गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसके बाद जो है यूनेस्को का इनको जर्मनी में अवार्ड भी मिला था। देन इंटरनेशनल यूथ फेलोशिप में इंडिया को मैम ने जो है लंदन में रिप्रेजेंट किया था। देन टेडेक्स टॉक्स आपने सुने ही होंगे। टेडेक्स टॉक में UPSC सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स के लिए मैम ने जो है एनर्जी नेवर डाइज के ऊपर जो है एक टेडेक्स टॉक भी दिया हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छा जो है एकेडमिक, और उसके बाद में हम जो बोलते हैं ना कि ऑलराउंडर पर्सनालिटी जो है वो आज हमारे साथ है। सो UPSC के बारे में, सिविल सर्विस के बारे में, और मैम की जो एक नई बुक आई है ज्योग्राफिकल इनसाइट्स फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आने वाले कल में सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ज्योग्राफी के लिए वो क्या करेगा, ये सारा जानेंगे मैम के साथ। सो मैं पूछना चाहूँगा मैम, आपने सिविल सर्विस को क्यों चुना? देखिए, सिविल सर्विस का को चूज़ करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि व्हेन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग अपने NIT जयपुर में, तो 4th ईयर में आई मेट अ नंबर ऑफ माय सीनियर्स फ्रॉम माय कॉलेज, जहाँ जिन्होंने UPSC क्वालिफाई किया था। और उनसे मिलने के बाद हमारा एक सेमिनार हुआ था, उनसे मिले थे, उन्होंने काफ़ी गाइड किया था। उनसे मिलने के बाद मुझे एक अवेयरनेस हुई थी कि UPSC सिविल सर्विस भी एक ऑप्शन है। अदरवाइज़ मेरा कॉलेज के थ्रू भी प्लेसमेंट हुआ था एंड वो भी एक ऑप्शन था, बट आई चोज़ दिस ऑप्शन बिकॉज एक तो पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था, प्लस जो इनिशियल पुश था वो सीनियर्स ने दिया था कि एक अच्छा ऑप्शन है। और NIT जयपुर से काफ़ी सारे सीनियर्स निकले थे। एक तो रीज़न ये था, एंड देन ग्रेजुअली जब UPSC की तैयारी कर रहे थे तब और भी काफ़ी सारे मल्टीपल मोटिवेशन फैक्टर्स थे। धीरे धीरे पता चला कि सिविल सर्विस जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो एक इस जॉब में काफ़ी अच्छा सोशल प्रेस्टीज है, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग। देन आपका डिसीजन मेकिंग आपके पास है, आप यू कैन इन्फ्लुएंस लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, वो एक है। प्लस यू कैन एक्चुअली थ्रू वन डिसीजन आपके काफ़ी चीज़ों को आप इनफैक्ट काफ़ी चीज़ों को आप अफेक्ट कर सकते हो। प्लस एक चीज़ ये भी थी कि एक बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड एट दैट टाइम, या फिर अभी भी एक सबसे चैलेंजिंग एग्ज़ाम माना जाता है, तो अंदर एक ये भी ज़िद थी कि क्यों ना सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को ही क्रैक किया जाए। तो ये भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन था। तो दीज वर मल्टीपल फैक्टर्स दैट पुश्ड मी टू परस्यू सिविल सर्विस एज एन ऑप्शन। जैसे आपने बोला कि ये एक टफेस्ट एग्जाम है, मतलब UPSC को बोला ही जाता है कि ये दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है, क्योंकि एक तो प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ है, फिर से प्रीलिम्स देना, आपने मेंस क्लियर कर लिया, इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर से प्रीलिम्स पे आके खड़े हो जाना आपको, ये सारी चीज़ें मतलब एक चीज़ होती है कि आपको UPSC करने के लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन लगता है, तो वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला था? मतलब देखो, कंटिन्यूस मोटिवेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सिर्फ UPSC को ही एक सोल एग्ज़ाम मतलब सिर्फ उसी के लिए ही प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है कि साइमल्टेनियसली और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम्स देने चाहिए, क्योंकि UPSC एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है। सपोज़ अगर आपका गॉड फॉरबिड प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू में कहीं भी अटक गए तो फिर वापस ग्राउंड ज़ीरो पे आपको आना पड़ता है। तो आपके पास एक कोई प्लान B होगा, तो उससे आप बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप डिप्रेशन में ही चले गए अगर सपोज़ 1 या 2 साल में नहीं निकला तो आई एक्चुअली अप्लाइड फॉर अदर एग्ज़ाम्स ऑल्सो, बैंक्स के एग्ज़ाम्स, RBI ग्रेड B के एग्ज़ाम्स, इनके भी एग्ज़ाम्स, स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स, ये सारे एग्ज़ाम्स आई वॉज साइमल्टेनियसली गिविंग ऑल दीज एग्ज़ाम्स। तो जब 1-2 एग्ज़ाम्स में निकल गया, आई हैड एन ऑप्शन कि भाई ठीक है, एक जॉब है हाथ में, तो फिर ये था कि आई हैव प्लान B कि कोई देयर समथिंग टू फॉल बैक ऑन। तो इसलिए एक वो था मोटिवेशन कि ठीक है, एक जॉब हाथ में है, अब इसकी फुल फ्लेजेड तैयारी कर सकते हैं। तो एक डर भी निकल जाता है, प्लस मोटिवेशन, जैसे मैंने कहा कि जब भी मेरे को ये लगता था कि यार इस बार एग्ज़ाम नहीं निकला, अब वापस से तैयारी करेंगे, क्या गलती हो रही है, तो सबसे बड़ा मेरे पास एक था कि मैं अपने जो मेंटर्स थे, जो सीनियर्स थे, उनके
पास मैं हमेशा उनको अप्रोच करती थी कि अगर इस जो सपोज मेंस में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं तो वो एनालाइज करके फिर उनसे पूछना कि इस पे कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली आई थॉट कि प्रीलिम्स मेरे लिए बैरियर नहीं था, मेंस में कुछ एरियाज़ में मेरे नंबर इतने नहीं आ रहे थे, तो उन चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ किया अपने मेंटर से या जो भी अपने सीनियर से गाइडेंस लेके। तो उनसे भी एक मोटिवेशन मिला कि ठीक है, उन्होंने भी ऐसा नहीं था जिनसे मैंने बात करी थी कि एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया हो। और प्लस मैं सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चलता था कि ऐसा नहीं है कि कई लोग हैं जो 2-3 बार अटेम्प्ट दे के भी मतलब कई बार कईयों का 4th अटेम्प्ट में निकलता है, तो उनसे भी फिर मोटिवेशन मिलता था। और प्लस मेरा एक मोटिवेशन का एक अच्छा तरीका ये था कि आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज़। तो मैं जैसे साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, इन सब की ऑटोबायोग्राफीज़ या सचिन तेंदुलकर, ये मैं इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ती थी। तो मुझे उनसे वो मोटिवेशन मिलता था कि अगर वो लोग भी अगर फेलियर्स को ओवरकम करके कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। तो वो एक मेरा मोटिवेशन का सोर्स था। सिविल सर्विस के बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको वो मेंटर्स थ्रू, सीनियर्स थ्रू वो करेक्ट। बिल्कुल। आपने इंडियन रेवेन्यू सर्विस चूज किया, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? एक्चुअली रीज़न बीइंग, एक तो पहले दिस वाज माय थर्ड प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस वाज आईएएस, सेकंड आईपीएस एंड थर्ड आईआरएस आईटी। हमारे टाइम्स में प्रेफरेंस यही रहती थी, देन से आईआरएस कस्टम एंड फर्दर सर्विसेज। सो अकॉर्डिंग टू माय रैंक आई गॉट इनटू आईआरएस आईटी। उसके बाद भी मैंने एग्ज़ाम दिया था टू गेट इनटू आईएएस से, बट आई गॉट आईआरएस ओनली। सो आई थॉट perhaps God has chosen me for this service, and then I was satisfied कि अभी यूपीएससी ने जो चेंजेस किए हैं, मतलब प्रीलिमिनरी फॉर्म्स के लिए उन्होंने बोल दिया है कि आपको सर्विस प्रेफरेंस भी देना है, ईच एंड एवरीथिंग, इनकम डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है उनको मूड थोड़ा ख़राब चल रहा है आजकल, है ना, कि इतना लंबा मतलब ये क्या कर दिया। सो इन लोगों को आप क्या बोलोगे, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं? I think perhaps this is a right decision made by UPSC because सबसे foremost चीज़ है कि इससे अगर एग्जामिनेशन प्रोसेस की तरफ देखें तो एक तो वो स्ट्रीमलाइन हो गया है, प्लस ट्रांसपेरेंसी आई है, दैट इज़ मेन थिंग, एंड दिस विल एनहांस ट्रस्ट। एंड सेकेंड थिंग, अगर एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनसे सारी इन्फॉर्मेशन अपफ्रंट प्रीलिम्स में ही मांगी जा रही है, तो वो भी ज़्यादा अवेयर होंगे। क्योंकि हमारे टाइम में होता था कि प्रीलिम्स के टाइम में वी वर नॉट दैट मच अवेयर कि कौन सी सर्विस भरनी है, हमें सर्विसेज के भी बारे में ज़्यादा नहीं पता था। वो जब मेंस का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद हम जनरली फिर वी यूज़ टू आस्क आवर सीनियर्स कि कौन सी सर्विस प्रेफरेंस भरनी चाहिए। तो आई थिंक बिफोर गिविंग प्रीलिम्स दे विल बी मच अवेयर ऑफ ऑल द सर्विसेज जो कि ये यूपीएससी आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो I think this is a progressive step, and foremost thing is this will bring transparency in the examination process. Okay, so ये एग्जामिनेशन प्रोसेस के ट्रांसपेरेंसी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो बच्चों के लिए अच्छा है ये। Definitely. Okay, so आपने मतलब ना कब सोचा था कि आप एक ज्योग्राफी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन स्टूडेंट्स को दोगे? देखिए, when I was preparing for civil services, I was actually simultaneously teaching. I was teaching on online and offline platforms. So when I cleared UPSC, I thought of writing a book प्राइमरली बिकॉज आई थॉट मेरे टाइम में एक ऐसा जैसा इंडियन पॉलिटी में हम बोलते हैं लक्ष्मीकांत इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन, कि आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ रहे हैं तो आपको शायद एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड बुक रेफर कीजिए, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए और आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप उससे कर सकते हैं प्रीलिम्स में एटलीस्ट। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में ज्योग्राफी के लिए थी, क्योंकि मैंने भी एक स्ट्रगल फेस किया था। तो मैंने मल्टीपल सोर्सेज रेफर किए थे, फिर मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, फिर उसके बाद उनके साथ माइंड मैप्स वगैरह ये सब मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स पूरे अपने प्रिपरेशन के टाइम में बनाए थे। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं उन नोट्स को इस तरह से कन्वर्ट करूँ कि एक बुक लेके आए, और वो काइंड ऑफ जैसा इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है वैसा ही एक अप्रोच से मैंने ये बुक बनाई है। प्लस इसमें मैंने कोशिश ये करी है कि इट विल केटर बोथ टू प्रीलिम्स एंड मेंस एस्पिरेंट्स। एंड दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा कि जो स्ट्रगल्स मैंने फेस की, कभी मुझे सपोज साइक्लोन टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो मैं यूट्यूब पे जाके उसका वीडियो देखती थी, विजुलाइज करती थी कि एक्चुअली साइक्लोन कैसे मूव कर रहा है और कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं वो उस टाइम इतना नहीं समझ में आते थे। तो इसलिए मैंने इस बुक में
QR कोड के थ्रू, इस बुक में एक QR कोड है जिसके थ्रू बच्चे सारे वो एनिमेटेड वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि उनको जो सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कैसे उसको ज्योग्राफी को विजुलाइज करना है, सुनामी कैसे हो रही है, वॉल्केनोज कैसे होते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा साइक्लोन्स कैसे होते हैं, इंडियन मानसून का पूरा मैकेनिज्म क्या है, तो वो एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू मैंने इसमें लाने की कोशिश करी है। इसी के साथ एक सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरे को था कि रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज कैसे याद करें। वो एक क्योंकि इतना फैक्चुअल है, इतनी सारी रिवर्स है इंडिया में, सिर्फ गंगा की देख ले तो गंगा की ट्रिब्यूटरी सारी लर्न करना भी मुश्किल है। तो मैं कैसे करती हूँ, ऐसा कर दिया अभी लेफ्ट कौन सी है राइट कौन सी है एक्चुअली, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। फिर उसमें उन्होंने ये भी कर दिया कि नेशनल पार्क्स, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की या कोई भी XYZ रिवर की, और फिर उसमें वो इस नेशनल पार्क में से, इस स्टेट के नेशनल पार्क से जा रही है, तो अब आप बताइए। मतलब इस तरह की जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है उसके लिए एक लोकेशनल ज्योग्राफी का एक एक्सक्लूसिव चैप्टर तो है ही, इस QR कोड से आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस मैंने एनिमेटेड वीडियोस में क्या किया है, उसमें पूरा इस तरह से दिखाया है कि विजुलाइज करवाया है कि ये रिवर है, इस रिवर की राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इस तरह से हैं, ये इन नेशनल पार्क से या फिर इन मेजर सिटीज़ से पूरा ट्रैवल कर रही है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो पूरा पिक्टोरियल या विजुअल फॉर्म में दिया है। तो आई थिंक ये एक इट्स मोर देन अ बुक, ये एक इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोसेस होगा ज्योग्राफी का, मतलब एंड थर्ड थिंग इज इसमें एक है ना माइंड मैप्स की बुकलेट है, जो मैंने अपने प्रिपरेशन में अपने नोट्स जो बनाए थे, और मैंने क्विक रिवीजन के लिए, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए मैंने अपने हैंड रिटन माइंड मैप्स बनाए थे, उसी को ही मैंने सारा टाइप करके कन्वर्ट करवाया है। दैट ऑल्सो स्टूडेंट्स कैन एक्सेस। मैम की जो बुक है ज्योग्राफिकल इनसाइट्स फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड, इसका सेकंड एडिशन है। सो एक्चुअली ये जो बुक है मैंने भी इसको पढ़ा है। आप अगर इसको देखोगे तो आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो होता है ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ज्योग्राफी की, ये तो मैक्सिमम सवाल जो है यूपीएससी यहाँ से पूछ रही है आजकल प्रीलिम्स में, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों वहाँ पे है। तो एक तो है कि आपको गारंटी है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आएंगे और हमें वो क्लियर करना है, मतलब सो उसके लिए एक अच्छा सोर्स हमारे पास होना ज़रूरी होता है। दूसरी इस बुक की एक खासियत जो है कि मैक्सिमम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है यूपीएससी के, वो इसे रिकमेंड भी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली जो है वो इस बुक को पढ़ भी रहे हैं, मतलब जो एस्पिरेंट्स है। सो इसका फॉरवर्ड भी जो है वो सिंगल डिजिट रैंकर्स ने लिखा हुआ है। गौरव अग्रवाल सर जो है 2013 ऑल इंडिया रैंक उन्होंने लिखा है। उसके बाद सौम्या पांडे मैम जो है ऑल इंडिया रैंक फॉर 2016 उन्होंने लिखा है। सो एक तो इतनी बड़ी बुक बनाना मतलब ये बड़ी टास्क है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट्स लगेंगे। सो कैसे मैनेज किया आपने मतलब ये चीज़? देखिए, एक जब एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है तो आप उस चीज़ के लिए टाइम निकाल ही लेते हो, पहली बात तो मतलब दैट्स व्हाट आई फील। तो ठीक है, जॉब के साथ एट टाइम्स इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, बट आप वीकेंड्स पर टाइम निकाल सकते हैं। देन जैसे बीच में जब फर्स्ट एडिशन आया था तो उस टाइम कोविड था, तो कोविड के टाइम थोड़ा रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर था, तो एज़ फार एज जॉब इज़ कंसर्न, तो उस टाइम मैंने फर्स्ट एडिशन लिखा। फर्स्ट एडिशन का फॉरवर्ड नितिन सिंघानिया सर ने लिखा था। एंड देन फिर मेरे को फर्स्ट एडिशन का अच्छा फीडबैक मिला, तो आई वॉज मोटिवेटेड कि सेकेंड एडिशन को और इसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं, इसमें और एडिशनल फीचर्स डालते हैं। तो आई गॉट somehow I managed time, and fortunately I could bring this edition. एनर्जी नेवर डाइज का प्रोडक्ट है हो गया था, क्योंकि इस तरीके से काम करना उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एक तो आप नियर अबाउट आप 7-8 साल आपको सर्विस में हो चुके हैं, तो आपका एक एक्सपीरियंस सर्विस के बारे में कैसा है? See, so far it has been very fulfilling experience as far as IRS IT is concerned. I was fortunate, मैंने काफ़ी diverse areas में अभी तक काम किया है. Initially I was earlier posted in Jaipur, then in Ajmer. I was working in assessment, then I was in Nashik, I was working in investigation.
Then I worked in tax deducted, so that is TDS section, and then in faceless. So काफ़ी डाइवर्स एरियाज़ में काम किया है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. प्लस IRS सर्विस जो है आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देती है. हमारा मेन रोल है एनफोर्समेंट एज फार एज डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसर्न अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो और काफ़ी डाइवर्स जब आप सेगमेंट में काम करते हो तो आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होती है. इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस है, काफ़ी ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन मैटर्स ऑफ इंडिया. एंड आपको एज अ सर्विस भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है ग्रोथ की, इन टर्म्स ऑफ आप डेपुटेशन अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स हैं हमारे सर्विस में. एंड एक अच्छी ब्यूटी ऑफ सर्विसेज कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हैं. जैसे इट इज़ नॉट अ कार्डर बेस्ड सर्विस एज सच, इट्स अ सेंट्रल सर्विस. तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप इसमें आपको वो एक अलग अलग कल्चर्स का भी एक्सपोजर होता है. अगर आप जैसे अर्लियर एज आई टोल्ड आई वाज वर्किंग इन राजस्थान, देन आई एम वर्किंग इन महाराष्ट्र, तो दैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटी ऑफ दिस सर्विस. एंड आपको अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स का एक्सपोजर होता है. तो सो फार इट हैज़ बीन क्वाइट फुलफिलिंग. अब स्टूडेंट्स को सर्विस प्रेफरेंस प्रिलिमिनरी स्टेज में ही देने हैं सारे के सारे. अब बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन होता है कि उसमें मतलब सर्विस प्रेफरेंस हम किस तरीके से दें. उसमें भी IRS IT IRS कस्टम, तो किसको प्रेफर करना चाहिए? मतलब देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंडिविजुअल का एक अपना टेम्परामेंट होता है. वो शायद इनिशियली जब आप अप्लाई कर रहे हो तो तब आपको इतना नहीं आप जज कर पाते. बट आई फील कि नो डाउट IAS IPS दीज आर द मतलब फर्स्ट टू, जनरली लोग फर्स्ट टू प्रेफरेंस यही बढ़ते हैं. किसी का IPS की तरफ इंक्लिनेशन होता है तो कई लोग IPS भी पहले बढ़ते हैं. हमारे बैच में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बैच में या फिर हमारे कुछ नोन हैं जो सपोज उन्होंने CA करा है तो उन्होंने IRS IT फर्स्ट प्रेफरेंस भरा था. तो एक तो है कि आपका टेम्परामेंट क्या है या आपका नॉलेज बैकग्राउंड क्या है, या इफ़ यू आर क्लियर कि आपको किस सेगमेंट में काम, किस एरिया में आप जाना चाहते हैं, देन तो नथिंग बेटर देन दैट. प्लस अगर आपने जैसे सेकंड चीज़ पूछी कि IRS IT और IRS कस्टम, देखिए मैं अभी भी सजेस्ट करूँगी IRS IT आप मतलब इफ़ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स डायरेक्ट टैक्सेशन, तो डायरेक्ट टैक्सेशन एक ऐसा मैटर है जो सब लोगों को इन्फ्लुएंस करता है. GST एंड जो कस्टम्स है वो मेनली इफ़ इट डील्स विद आइदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और विद बिजनेस सेगमेंट. तो आई थिंक स्टिल IRS IT फॉर मी इट विल बी अ बेटर ऑप्शन देन IRS कस्टम. बीइंग एन विमेन ऑफिसर, कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े या फिर करने पड़ते हैं आज के डेट में? देखिए, पहली बात तो पर्सनली मैं मेल और फीमेल के बीच में ऐसा कुछ वैसा फील नहीं करती कि कोई ऐसा कोई इनइक्वालिटी है, या मतलब मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है कि फीमेल्स आर एज गुड एज एनी मेल काउंटर पार्ट. बट येस, फीमेल और मेल के बीच में एक मेन इशू जो रहता है, फीमेल को अपना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बैलेंस करना होता है. एट टाइम्स जब फैमिली प्रायोरिटीज़ आ जाती है वहाँ एक वो रह सकता है. अदरवाइज़ आई थिंक अगर आप पूरा करियर देखें तो ऐसा कोई मेजर चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे बैच में काफ़ी अच्छा रेशियो है, 33% का लेडी ऑफिसर्स का रेशियो है. तो ऐसा कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि आजकल बहुत लेडी ऑफिसर्स कम हैं. आजकल हर एरियाज़ में लेडी ऑफिसर्स, चाहे कोई भी सर्विस हो, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं. और बस एक जो इनिशियल ईयर्स होते हैं जब आपके फैमिली प्रायोरिटीज़ जब वो एक मेन रोल प्ले करती है, तब आपका थोड़ा सा आपको मतलब एट टाइम्स होता है कि आपको शुरू में साइड पोस्ट पे जाना पड़े जस्ट टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड और एक्सेट्रा. ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसी टाइम थोड़ा सा वो रहता है. अदरवाइज़ तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो फीमेल ऑफिसर्स को ऐसे कोई मेजर चैलेंज नहीं है. एंड मोर ओवर ये एग्जामिनेशन प्रोसेस ही इतना प्रिपेयर कर देता है कि आई डोंट थिंक यू टेक इट एज अ चैलेंज. मेंस इंटरव्यू आपको इतना टफ कर दे, आप कुछ भी कर जाओ. हाँ, एक्चुअली. ओके, आपकी खुद की क्या स्ट्रैटेजी थी आप जब UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ मुझे ये क्रैक करना है, मतलब तो किस स्ट्रैटेजी को आपने जो है अपनाया था? अब नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज आजकल YouTube पे है, मतलब ना जितने सारे पढ़ रहे हैं उतने पढ़ाने वाले हो गए यहाँ पे, तो फिर अब करना क्या है? देखिए, मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप बेसिक चीज़ें
वो रखिए, मतलब जो होता है ना कि आप इधर उधर ना जाके सिर्फ जो कोर है उस पर वर्क कीजिए। और कोर मैं ये मानती हूँ, आप बाय एंड लार्ज यूपीएससी की प्रिपरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक हो गया डायनेमिक पार्ट, एक हो गया स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट इंक्लूडिंग योर इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी स्टैटिक पोर्शन है, आप सबसे पहले उसका अपना कोर फाउंडेशन जो है, जो कंसेप्चुअल पार्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, जो भी कई हर मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, उसको ना करके आप मेरे हिसाब से जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं 9 से 12 तक के एनसीईआरटीज़ प्लस जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, से इंडियन पॉलिटी अगर लक्ष्मीकांत की है, आप इन स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एनसीईआरटी को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि इस चैनल पर ये अभी नया वीडियो अपलोड हुआ है। आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, जैसे मेरे को कोई चीज़ नहीं, सपोज़ कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, उसको आप गूगल कर लो या यूट्यूब पर आप देख लो, बट आप मेन जो है ना ये कि बैक टू बेसिक्स जो बोलते हैं, आप कोर पर फोकस कीजिए। सबसे पहले तो कंसेप्चुअल्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। सेकेंड, डायनेमिक पार्ट के लिए रेगुलर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, चाहे द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस, जो भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं वो रेगुलर पढ़िए। प्लस व्हाट आई यूज टू डू इज़, राज्यसभा टीवी पर एक एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस करके आता था, तो वो, या कोई भी आप जो भी गवर्नमेंट चैनल है उस पर आप कोई भी न्यूज़ एनालिसिस जो डेली न्यूज़ को पूरा एक वो एनालाइज करके बताते हैं, तो वो चीज़ मैं करती थी। प्लस हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स आते हैं वो आपका क्या है कि आपको मेंस में बहुत बेनिफिशियल रहता है। उससे आप फोकस ये कीजिए कि उसमें आप जो कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं उसको आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं करंट से, क्योंकि वो चीज़ बहुत मैटर करती है आंसर राइटिंग में। तो वो उस मतलब एक वो जो राइट अप्रोच है ना, वो आप फॉलो कीजिए डायनेमिक और स्टैटिक के इंटीग्रेशन के लिए। वो चीज़ एक इंश्योर करते थे हम। दूसरा ये चीज़ थी कि देखिए एट टाइम्स ये जो प्रिपरेशन है बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, तो आई थिंक एटलीस्ट कोई भी एक हॉबी हो, या जो भी आप सपोज आप स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी आप म्यूज़िक लवर, आप एक कोई हॉबी को परस्यू कीजिए या मेडिटेट कीजिए, जिससे कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहें। एक सेकेंड चीज़। थर्ड थिंग इज़, मैंने जो इंश्योर किया था कि हम ग्रुप में स्टडी करते थे, तो ग्रुप में स्टडी करने का एक बेनिफिट ये रहता था कि आप में एक सेंस ऑफ थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस होता था कि अगर सपोज आपका कोई एरिया वीक है, दूसरे का स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक दूसरे से समझ सकते हो। तो एक छोटा, हाँ, ग्रुप डिस्कशन वो हमारा रेगुलर बेसिस पे रहता था। आई यूज़ टू स्टडी इन लाइब्रेरी, तो वो चीज़ मतलब ये कुछ की एरियाज़ हैं जो मैंने इंश्योर किए थे। एक तो जैसा मैंने कहा स्टैटिक एंड डायनेमिक इंटीग्रेट करना, एक हॉबी परस्यू करना, एक ग्रुप डिस्कशन ये इंश्योर करना, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना। जैसा मैंने शुरू में बोला कि आपके पास प्लान बी रेडी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी ही, आपके पास यू शुड हैव समथिंग टू फॉल बैक, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली एग्जाम दोगे। प्लान बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, तो मैम ने प्लान बी के बारे में जो बात कही है कि प्लान बी हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब और मतलब आपने कुछ सोचा था कि आपका प्लान बी क्या था, मगर अगर प्लान बी वर्क नहीं होता है ना, बहुत बार बोला जाता है कि प्लान बी प्लान ए ना हो, बट आपने ऐसा कुछ बनाया था खुद के लिए प्लान बी? देखिए सबसे पहले तो मैंने बोला कि मैं यूपीएससी के अलावा बाकी स्टेट सर्विसेज हुआ या फिर बैंक्स के एग्ज़ाम या आरबीआई ग्रेड बी, आई वाज साइमल्टेनियसली गिविंग दिस एग्जामिनेशन। तो एक तो ये था। मैंने कुछ टाइम वर्क भी किया था। आई वाज वर्किंग एज इन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन मैं साइमल्टेनियसली मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही थी। तो मतलब मेरे दिमाग में था कि इफ़ नॉट यूपीएससी, देन एटलीस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आई हैव समथिंग। तो वो चीज़ मैंने इंश्योर करी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हुई, प्लस जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपका एग्जामिनेशन में भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप पूरा सिर्फ यूपीएससी रहेगा, वो चीज़ आप फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स में कर सकते हो, बट अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स आप 2 अटेम्प्ट हो गए और उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आई थिंक आपके पास प्लान बी रेडी रहना चाहिए। और वो बाद में प्रॉब्लम्स भी होने लगती है, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। डेफिनेटली। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जब देखता हूँ तो वो आज के डेट में जो है कि 3, 4, 5 साल होने के बाद
एक अलग लेवल का स्ट्रेस उनके साथ चलता ही है, मतलब 24/7। देखिए स्ट्रेस प्लस सबसे बड़ा चीज़ मुझे लगता है कि आज की डेट में लोग ना बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू उनको लगता है कि उनके जो साथ वाले थे वो आगे निकल गए, या फिर वैसा भी सोशल मीडिया पे जैसे व्हाट्सएप के स्टेटस हो गए, या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसके कारण लोग अपने आप को, उनके अंदर शायद हो सकता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए या डिप्रेशन में चले जाए। ये सारी चीज़ें आई थिंक यूथ के अंदर आज की डेट में बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस का। तो और डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा है, इसलिए भी हो सकता है सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, ये है। तो आई थिंक एक सबसे बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहली चीज़ तो आपके पास प्लान भी होना चाहिए। दूसरा आपका एक ऐसा जो स्ट्रॉन्ग एरिया बोलो, या आपकी हॉबी बोल लो, या मेडिटेशन बोलो, या योगा बोलो, जो भी आपका एरिया है, वो चीज़ आपको लाइफ में आपके साथ होनी ही चाहिए। इनफैक्ट आप जब सर्विस में आओगे तब भी आज की डेट में भी गवर्नमेंट हमें प्रमोट करती है कि आपको जैसे योगा इन वर्क प्लेस, इस तरह के कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है कि आपको सर्विस में भी हो सकता है स्ट्रेस हो। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, मतलब नॉट ओनली कि आपको यूपीएससी निकालना है, यूपीएससी निकालने के बाद भी बहुत स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस होते लाइफ में। तो इसलिए आई थिंक ये एक चीज़ आपको परस्यू करनी चाहिए, आइदर मेडिटेशन और योगा और एक्सरसाइज और एनी फॉर्म ऑफ, मतलब जो चीज़ स्ट्रेस बस्टर होना चाहिए। आपने जैसे हॉबी के बारे में बोला कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, हॉबी मतलब मैंने अभी देखा है 3-4 साल जब मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो वो भूल गया है मतलब कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब जब वो हॉबी की बात कब आती है, एट द टाइम अप्लाई करना है, हमें फॉर्म फिलअप करना है, उस वक्त वहाँ पे होता है एक्स्ट्रा करिकुलर। मतलब आजकल उसके ऊपर भी वीडियोस बन रहे हैं कि यहाँ पे लिखना क्या है, क्यों लिखना है, किसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो ये सारे सिविल सर्विस के मतलब चक्कर में वो छूट गया, कहीं पे पता ही नहीं चला कि कब छूट गया। मतलब नहीं, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि एक्चुअली हॉबीज़ का रोल शायद तभी ज़्यादा आता है जब आपको डैफ में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना होता है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा आता है जब आपको इंटरव्यू में बोलना क्या है। लोग लिटरली यही ट्रेनिंग लेते हैं कि हमने हॉबी ये लिख तो दी, अब इसके बारे में पढ़े क्या। सपोज़ किसी ने बुक रीडिंग लिख दिया या जो भी एक्सरसाइज लिख दिया, अगर सपोज फेक हॉबी लिखी है तो तब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। इनफैक्ट आई थिंक इंटरव्यूअर्स भी बहुत जल्दी पहचान लेते होंगे कि ये सिर्फ लिखने के लिए लिखा है। मतलब हॉबी सिर्फ उसके लिए, अगर आप डैफ के लिए लिखना है वो अलग बात है, बट एक्चुअली आप अगर उस हॉबी को परस्यू करते हो तो वो आपका वैसे भी रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, लाइवली हो जाएगा ना, आप बात कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आप सपोज आप स्पोर्ट्स पर्सन हो और जेन्युइनली स्पोर्ट्स पर्सन हो और आपने खेला है या आप बुक रीडिंग करते हो, तो आप कॉन्फिडेंटली वो करोगे और डेफिनेटली आपको वो इंटरव्यू में भी अच्छा आप उससे परफॉर्म कर पाओगे। एक तो हो गया कि आपको इंटरव्यू के मार्क्स का, बट मैं जैसे बोल रही थी कि हॉबी मेरे हिसाब से शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जहाँ भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी ये चीज़ को थोड़ा सा और वो करना चाहिए, क्योंकि ये आज की डेट में मेरे को लगता है कि चाहे हॉबी नॉट ओनली, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स या म्यूज़िक इसके लिए नहीं बोल रही, बट एटलीस्ट योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, क्योंकि एक्चुअली जितना डिस्ट्रेस आप इनसे हो सकते हो और वो आपका पढ़ाई में या मेमोराइज करने में वो ज़्यादा अच्छे से काम आएगा, मेंटल वेलबींग के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छी चीज़ है थ्रू आउट लाइफ। बिल्कुल हॉबी होनी चाहिए। सो ज्योग्राफी के लिए अगर हम देखें कि एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट की क्या मतलब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो अगर हम प्रीलिम्स मेंस को देखें तो अभी के फिलहाल पेपर्स क्या बताते हैं, मतलब ट्रेंड्स क्या है ज्योग्राफी का? देखो, अगर लास्ट 5-6 ईयर्स का ट्रेंड एनालिसिस देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हुई है वो हुआ है डायनेमिक और स्टैटिक को बहुत इंटीग्रेट कर दिया है। अगर आप देखें 2013 जब से पैटर्न चेंज हुआ, उससे पहले के अगर आप पेपर देखें तो मैक्सिमम स्टैटिक क्वेश्चंस आते थे। आप उनको मेमोराइज करके चले जाओ, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी क्या है, कंसेप्ट प्लस उस मतलब स्टैटिक पोर्शन को आपने डायनेमिक से इंटीग्रेट कर दिया, करंट से इंटीग्रेट कर दिया। सपोज़ कोई कंट्री में कुछ भी कोई इट वाज अ न्यूज़, तो उस पर्टिकुलर कंट्री का फिजिकल फीचर्स या कुछ भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर 2 फिजिकल फीचर्स को इंटीग्रेट कर दिया, सपोज रिवर को नेशनल पार्क से इंटीग्रेट कर दिया। तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ना डायनेमिक इंटीग्रेशन विद स्टैटिक, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा, मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट से बहुत लिंक करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब ये अब इतना प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपका, जैसा मैंने शुरू में बोला कि सबसे वो जो बैक टू बेसिक्स होता है ना, कंसेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग रखो। कंसेप्ट्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है और आप उसको करंट से लिंक कर पा रहे हो तो यू विल सेल थ्रू।
ये चीज़ तो एक मेन चीज़ है। और दूसरा मैंने जैसा बोला कि मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप मैप के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं करती थी, मैप की वर्कबुक आती है, मतलब इसमें सिर्फ ब्लैंक फिजिकल और ब्लैंक पॉलिटिकल मैप्स आता है। आप उसमें सारी कंट्रीज़ को मार्क करो, आप उसमें कंट्रीज़ के कैपिटल्स को मार्क करो, फिजिकल फीचर्स सारी कंट्रीज़ के माउंटेन्स हो गए, माउंटेन्स का एक मैप बना सकते हो। खुद जब आप बनाओगे तो आप अच्छे से मेमोराइज कर पाते हो। और फिर हम क्या करते थे, अपने जो स्टडी टेबल है उसके सामने आप इंडिया का, वर्ल्ड का मैप बना लो, आप लगा सकते हो, फिर उसको मेमोराइज कर सकते हो। इसलिए इस बुक में भी एक एंड में प्लकआउट चार्ट है, अगर आप देखेंगे लास्ट में एक प्लकआउट चार्ट है, बिल्कुल लास्ट में एक प्लकआउट चार्ट है। तो इस प्लकआउट चार्ट को आप जस्ट इसमें वो क्विक रिवीजन फैक्ट्स ही हैं जो आप जो जनरली फैक्ट्स जो मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, तो आप रोज़ आपके स्टडी टेबल के सामने होगी, तो इट विल बी ईजी टू बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है, मतलब वही सारे फैक्ट्स, हाँ फैक्ट्स में है। इसका पर्पस यही है कि आप स्टडी टेबल के सामने लगा लें। ये अच्छी मतलब कंसेप्ट है कि आप आते जाते अगर थोड़ा भी देख लो, हाँ। एक चीज, तो फैक्ट्स आपके मेमोराइज हो जाते हैं। जैसे हमने 2024 का भी प्रीलिम्स का पेपर देख लिया, तो 2024 के पेपर में कोकोआ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उन्होंने पूछी थी कि जो ऑलरेडी यूपीएससी अपना द हिंदू में फरवरी अप्रैल 2024 में वो न्यूज़ ऑलरेडी न्यूज़ में था, तो वो लाइन ही वहाँ से उठाई थी उन्होंने। तो वो चीजें तो है कि करंट को उन्होंने जोड़ दिया है। या फिर मैपिंग के भी यूक्रेन बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछा गया है, जो चल रहा है अभी के इसमें। ज्योग्राफी बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू होता है कि मतलब उनको डील नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब मैक्सिमम तो कर लेते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो उसको डील नहीं कर पाते, उस सब्जेक्ट को अच्छे से मतलब जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि ज्योग्राफी पढ़ते वक्त आपको ये चीजें नहीं करनी है, मतलब कुछ चीजें मतलब कि ये मिस्टेक्स बार बार स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना है ज्योग्राफी पढ़ते वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है ज्योग्राफी ना एक कुछ, जैसा आपने कहा कुछ स्टूडेंट्स उसको उस लेवल पर ग्रास्प नहीं कर पाते, उसका रीज़न ये होता है ज्योग्राफी थोड़ा सा वॉल्यूमिनस है। मतलब ज्योग्राफी अगर देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, मेमोराइज़ करने की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी जो जनरली लोग मिस्टेक करते हैं कि इसको ऐसा समझते हैं कि पूरा फैक्चुअल है, ज्योग्राफी सिर्फ रटना है, सिर्फ हमें मेमोराइज ही करना है। उल्टा ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। अगर आप देखें अंडरस्टैंडिंग की, वो जो फिजिकल ज्योग्राफी वो पूरी आपकी कंसेप्चुअल है। पूरा क्लाइमेटोलॉजी आप देख लीजिए, जियोमॉर्फोलॉजी आप देख लीजिए, ये मैक्सिमम कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। तो उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है, जो मैंने भी फॉलो करी थी, कि आप पहले उसको विजुलाइज करो। जैसा मैंने कहा कि साइक्लोन मूव कैसे कर रहा है, आप सिर्फ ये वो याद कर लो कि कोरियोलिस फोर्स, मतलब आप अगर सिर्फ वो ऐसे डायरेक्शंस याद करोगे, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, सिर्फ वो याद करके रखोगे तो आप उसको हो सकता है कभी ना कभी भूलो या कन्फ्यूजन होगा। अगर आप उसको विजुलाइज करोगे, जैसा मैंने कहा कि वो मैं वीडियोज़ के थ्रू विजुलाइज करती थी, तो वो चीज़ एक आप उससे ज्योग्राफी को एक है ना, आप लर्निंग एक्सपीरियंस आपका वो अच्छा होगा कि आप उसको विजुलाइज करो, सबसे पहली चीज़ तो, और आप उसको भूलोगे भी नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आप मेंस में भी, एक तो प्रीलिम्स की बात हुई कि प्रीलिम्स में बच्चे सिर्फ मेमोराइज करके जाते हैं, तो एक तो कंसेप्चुअल को आपको अंडरस्टैंड करके लिंक करना है, आपको मेमोराइज करने में आसानी रहेगी। दूसरी जो है, जैसे ट्रिब्यूटरीज और ये सब चीज़ें हैं जो सिर्फ बच्चों को लगता है लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज उनको सिर्फ वो रटते रहते हैं, तो हम क्या करते थे, हम मीमोनिक्स बनाते थे। बिल्कुल, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, तो उनके फर्स्ट लेटर ले लिए, तो कुछ फ़नी सा मीमोनिक बना लिया, तो इस तरह से मीमोनिक्स बना के हम लर्न करते थे। और तीसरी चीज़ ये है कि मेंस में दिक्कत क्या होती है बच्चों को, कि बच्चे एग्ज़ाम में टेक्स्ट तो लिख के आ जाते हैं कि सपोज़ कोई भी क्वेश्चन पूछा तो उसका एक्सप्लेनेशन तो बच्चे लिख के आ जाएंगे, बट उसको डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स या केस स्टडीज़ इनके थ्रू उसको रिच नहीं बना पाते। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि जब बच्चे आंसर राइटिंग करें मेंस की, तो ज़रूर एटलीस्ट ज्योग्राफी के आंसर्स में तो उनको या तो डायग्राम हो गया या मैप्स हो गया, आपको स्टेंसिल्स आती है वर्ल्ड मैप की और इंडिया के मैप की, तो स्टेंसिल से आप शुरू में प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर बाद में आप फ्री हैंड बना सकते हो, तो वो फटाफट आपको बनाना आना चाहिए। मैप्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ये फ्लो चार्ट्स हो गए, इनके आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फटाफट कुछ भी हो छोटा सा आप बना सको, क्योंकि आजकल स्पेस भी लिमिटेड होती है, तो ये चीज़ आपको आपके आंसर को एनरिच करेगी। तो ये आंसर राइटिंग जो होता है, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि डायरेक्टली वहीं पे लिखेंगे। ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे कि मतलब पढ़ रहे कि हाँ लिख देंगे, वहाँ पे हो जाएगा। आंसर राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों लिखना चाहिए हमें? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो बोलते हैं ना, एक कोट है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
अगर कुछ एस्पिरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ रिवाइज करते रहते हैं, हम आंसर राइटिंग नहीं करते, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जितना ही प्रीलिम्स में आपके प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आपके मेंस में आंसर राइटिंग ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स तो मेंस ही है। आपकी रैंक भी मेनली मेंस के मार्क्स से डिसाइड करता है। तो जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे, आई वुड सजेस्ट कि अलग अलग क्वेश्चंस को, जब जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आप अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग प्रैक्टिस टेस्ट में आप गिवन टाइम में लिखेंगे, आपका माइंड भी उस तरह से चर्न होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें क्या पॉइंट्स लिखूंगा, प्लस मैं उस लिमिटेड टाइम में इतना आंसर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। वो सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से होती है। तो ये तो मतलब मुझे लगता है 60% इज़ आंसर राइटिंग एंड 40% इज़ योर अदर, मतलब आपका जो बाकी टाइम आप डिवोट कर रहे हो। आंसर राइटिंग यू कैन नॉट डू अवे विद आंसर राइटिंग। सो बिफोर वी साइन ऑफ, आप 3 टिप्स कुछ देना चाहेंगे, मतलब 3 से ज़्यादा, कि मतलब क्या करना क्या है लाइफ में आगे जाके, सिविल सर्विस करो उसके साथ और कुछ चीज़ें, या फिर? देखिए 3 चीज़ें आपने मेरे को बोली। तो सबसे पहली चीज़ तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप बिल्कुल बेसिक पर फोकस कीजिए। बेसिक इन द सेंस कि आप कंसेप्चुअल को स्ट्रॉन्ग कीजिए और डायनेमिक को, रेगुलर कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन कीजिए। तो उनको दोनों को अच्छे से इंटीग्रेट करेंगे, प्लस प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करेंगे, तो यू सेल थ्रू। सबसे बेसिक तो की टू पास दिस एग्जामिनेशन इज दिस, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। दूसरी चीज़ है कि आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल, एक वो है ना कि ये बिल्कुल भगवान मान के आप इसको तैयारी नहीं करें कि सिर्फ यही और कुछ है ही नहीं लाइफ में, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा इसको, बिल्कुल उससे क्या होता है कि आप अपने ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और प्रेशर में आप, हो सकता है कि आप अंडर परफॉर्म करें, आप अपना पूरा फुल नहीं दें। तो वो चीज़ सेकेंड मेरा एडवाइस रहेगी बच्चों को कि आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जो, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि एटलीस्ट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, क्योंकि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यू नेवर नो कि कितनी बड़ी होगी। आपका 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है। 2 साल में अगर आपकी रैंक है, आपको रैंक इम्प्रोवाइज़ करने के लिए 3rd अटेम्प्ट भी देना पड़ सकता है। तो वो 3-4 साल बहुत लंबी जर्नी होती है, और उसी टाइम में हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ वो हो, आपके फ्रेंड्स, मतलब इन जनरल आपके जो सोशल सर्कल है उसमें भी बहुत सारी हैपनिंग्स होंगी, तो आप उसमें आपके डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपका जो मेंटल वेलबींग है उसको स्टेबल रखने के लिए आई थिंक यू शुड परस्यू एनी हॉबी, या जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेडिटेशन, योगा, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल की और वैसी चीज़ें हैं कि ये आपको करनी ही चाहिए। तो दीज आर द 3 एडवाइस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर। सो आपसे बात करके अच्छा लगा, और यूपीएससी एस्पिरेंट जो है उन्हें भी इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें जो है तो मिलेंगी आने वाले कल में, वो प्रिपेयर करेंगे तो उसमें उन्हें ये चीज़ें जो है लाइट हाउस की तरह जो है गाइड करती रहेंगी। सो थैंक यू मैम। थैंक यू।